नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द एग्जाम स्पेयर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी। तो अपने एग्जाम हो चल रहे हैं अभी। तो जो दो आज दूसरा दिन था एग्जाम का। तो जो पहला दिन का एग्जाम हुआ है ना, उसमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज आए अपने, जो अपने यहाँ से पढ़े हुए हैं या फिर अपने यहाँ से मॉक देखे हैं जिन लोगों ने। मैंने दो तीन लोगों के एग्जाम में उनसे बात की है। तो क्या है ना, बहुत अच्छे रिव्यू आए हैं कि मॉक बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं, जैसा मैं करवाता हूँ वैसे ही मॉक आ रहे हैं, इनकी टेक्स्ट बुक जैसे। तो आप बिना सोचे समझे कुछ मत करो, बस ये मॉक करो और आपका रिवीजन मारो, जिनका एग्जाम आ गया है वो लोग। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं मॉक नंबर से। मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। हाँ, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनके पेज में लिख के डाल देता हूँ। ठीक है, और जिसको करंट अफेयर पढ़नी है मैंने वहाँ पीडीएफ डाली हुई है, तो वो भी वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करके देखा करो ताकि आपका टाइम कम लगे, टाइम बचा सको। ये टाइम वैसा है ना कि जिनके एग्जाम अभी होने हैं वो लोग अपना टाइम बचा के पढ़ लीजिए बस। तो मॉक नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। 5 तक मैं करवा चुका। मैं ग्रुप डी के लगभग 20 से 25 मॉक करवा चुका हूँ। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। तो मॉक नंबर 6 शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या करते हैं अपन, मैथ्स। लेकिन मार्कर वगैरह चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है, ओके। सबसे पहले मैथ्स करते हैं, तो मैथ्स करेंगे सबसे पहले। अब आप लोग क्या है ना, खुद से भी क्वेश्चन को सोल्व किया करो। जैसे क्वेश्चन सामने आए पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखो। ए प्लस बी का बी बराबर क्या है? 8 और ए बी बराबर 13 है, तो ए स्क्वायर। एक बार बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ए प्लस बी का मान 8 है तो 64 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या? प्लस 2। ए बी का मान कितना है? 13। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 38। ये 26 इधर जाएगा तो 38 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 26 38 रख दूं और माइनस ए बी की जगह 13 रख दूं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 25। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 25। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी और फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बोल रहा है कि पी आर का 12% है। इनकी जो पी है ना, वो आर का क्या है? 12%। 12% को मैं 3/25 लिख सकता हूँ। लिख सकते हो सर। क्यू है ना आर का, 3 बटे क्या है? 100। ओके, यानी कि एक बात समझना, मैं क्यू आर को इधर ले आऊं, आर को इधर ले आऊं तो पी मेरा मान 25 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा? सॉरी, पी 3 हो जाएगा और आर 25 हो जाएगा। इसको मैं अगर आर को नीचे ले आऊं तो क्यू मेरा 3 हो जाएगा, आर 25 हो 100 हो जाएगा। तो मैं इसको भी 100 ही कर देता हूं। फिर अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, ये 12, तो मेरा पी कितना आ गया? पी बराबर 12 आ गया, क्यू बराबर मेरा क्या आ गया? 3। तो बताओ पी क्यू का कितना है? बताओ पी क्यू का कितना है प्रतिशत है? बताओ। 400%। बिल्कुल। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई? कुछ नहीं करना भाई, बिल्कुल सीधा सवाल है, सिर्फ सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 + 2 √14 का वर्गमूल कितना होगा? देखो, इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 सेकंड का है। 5 सेकंड का आपने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ढूंढा क्या दे। अगर √14 है तो ये 7 का √7 का मल्टीपल रहा होगा। √7 ढूंढो सबसे पहले, कहाँ है? यही है। आंसर मेरा क्या हो गया? सी। खत्म। ये होता है एग्जाम में करने का तरीका। ठीक है, मैं एग्जाम में होता तो इसको ऐसे करता। अब दूसरा तरीका होता है जो आप बेसिक से करते हो। एक चीज बताओ, अभी मैंने फॉर्मूला बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैंने क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2ab। अब देखना, ये 9 क्या हुआ होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग हुआ होगा। तो एक चीज बताओ मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 9 यहां से मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अगर देखो अब मुझे यहां क्या चाहिए? 2।
अंडर रूट ए बी। अगर अंडर रूट ए बी आया है, समझो, अगर ए बी की जगह क्या है, अंडर रूट 14, अगर ये चीज आई है यहाँ पे, तो क्या रहा होगा, ए बी का अंडर रूट 14 होगा, इनकी ए बी का जो मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 14 होगा। क्या इससे अंडर रूट 14 होगा? नहीं सर। क्या इससे होगा? कि नहीं सर। तो किससे होगा? सी वाले से। देख लो भाई। अब इसको इसका स्क्वायर करके भी देख लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। क्या सब लोगों को बातें समझ में आई? पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस में पी आर के सम्मुख है, ठीक है, और पी और आर का मान दे रखा है क्रमशः 3x प्लस 5 और 4x। तो x का मान क्या है? एक चीज बताओ, मैंने हर बार बताता हूं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, उसमें आमने सामने के कोण 180 डिग्री होते हैं। क्या ये बात सबको पता है? अगर 180 डिग्री है तो P और R सम्मुख कोण है, तो P प्लस R का मान क्या होगा भाई? 180 डिग्री। P का मान क्या दे रखा है बताओ? P की जगह मैं 3x प्लस 5 रख दूंगा और R की जगह क्या लिख दूंगा? 4x बराबर 180। तो ये क्या हो जाएगा? 7x बराबर 175। तो 7 से कितनी बार गया? 25 बार। 25 डिग्री मेरा आंसर आ गया। मैंने x का मान पूछा है। याद रखना, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का मान 180 डिग्री होता है भाई। गलती मत कर देना, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाइनिंग सेट का निर्माण 24,000 रुपए है। 20% की छूट और 25% के लिए बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, एक चीज बताओ, एक सीपी है और एक एसपी है या एमआरपी है। समझना मेरी बात को। अपने से पूछा क्या है? एमआरपी पूछा है। एमआरपी पूछा है, ठीक है सर, एमआरपी पूछा है इसने। एक बताओ, सीपी में कैसे निकालता हूं? अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी माइनस छूट, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया। मैं सीपी कैसे, देखो समझो, दोबारा समझो। अरे चल रहा है ना, एमआरपी। मैं क्या निकालता हूँ? जो सीपी निकालता हूँ वो 100 माइनस छूट निकालता हूँ, छूट प्रतिशत, ठीक है। और जो एमआरपी निकालता हूँ वो 100 प्लस क्या होता है? लाभ या हानि, लाभ या हानि। एक बार बताओ, प्रतिशत प्रतिशत होगा, ये सब प्रतिशत होगा, ठीक है। ये एक सीपी और एमआरपी निकालने का तरीका है, ठीक है। अगर 100 में से मैं छूट घटा दूंगा, मेरा सीपी कितना आ जाएगा? 80। 100 में वो प्लस 25 कर दूंगा क्योंकि लाभ है ना। अगर हानि होती तो माइनस कर देता, तो ये 125। ये सीपी एमआरपी का रेशो आ गया 16:25। अपने को 16 का मान कितना दे रखा है? 24,000। तो अपने को पूछा कितना है? 25 का मान। 24,000 दे रखा है, कितना? 16 का मान, 25 का मान पूछा है। 16 से कितनी बार जाएगा? एक बार, 5 बार, 0 बार, 150 बार। तो 25 5 कितना हो जाएगा? 12, 25 37, 3,000 डबल जीरो है ना, डबल जीरो आएगा। 24,000 है, एक जीरो यहाँ पे 50 है। 37,500 भाई, 37,500। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो भाई कॉन्सेप्ट देखना, मैंने बहुत बार बताया कॉन्सेप्ट आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 पुरुष और 45 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, 25 मेल है, 45 वुमन है, ये कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। भाई MDH वाला फॉर्मूला सुना होगा ना, बस यही फॉर्मूला है वो, बराबर 15 मेल प्लस 60 वुमेन कितने? 20 दिन में कर सकते हैं। अब इसको सोल्व कर दो, यहां से मुझे एफिशिएंसी चाहिए। 3 बार गया, 5 से ये 4 बार कटे गया, ये कितना होगा? 75M प्लस 135 वुमेन बराबर ये कितना हो गया? 60M प्लस 120, 240 वुमेन। ये कितना हो गया? 15M। इधर ले आऊंगा तो मैं इसको, और इधर ले जाऊंगा तो कितना? 105 वुमेन। 15 से मैंने 7 बार काटा, तो मेन की एफिशिएंसी 7 आ गई, वुमेन की एफिशिएंसी 1 आ गई। क्या ये यहां तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया? अब मैं टोटल कार्य निकालता हूं। मेल की एफिशिएंसी 7 है और 25 मेल कितने दिन कितना कार्य करेंगे 7 की एफिशिएंसी से? 175। 175 प्लस वुमेन 45 है, एक की एफिशिएंसी तो 45 इंटू 15, ये मेरी क्या आ गई?
बताओ क्या आ गई, ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है 69 पुरुष, 69 पुरुष 7 दिन में कितना कार्य करेंगे बताओ, 3। और ये कितना, 6 बच गया 42 67, 483 प्लस 67, क्योंकि महिलाओं की एफिशिएंसी तो एक है तो बता दो 0, 14 एक 15 और एक 5, 550, 550। इसको मैंने जोड़ा तो कितना आ गया भाई, 220, 220 इंटू 15/550। सोल्व कर दो, 11 से 2 बार गया, 11 से 5 बार गया, 5 से कितना बार गया, 3 बार। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 6 दिन, 6 दिन। क्या सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया, जो भी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। उम्मीद करता हूं सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपाति कैसे निकालते हैं अगर ए बी सी डी दे रखा अपने को। मैंने हर बार एक चीज बताई है, समझना, अपने को चतुर्थ अनुपाति कैसे निकालते हैं, बाहर वाले को बाहर से गुणा कर दो, अंदर वाले को अंदर से गुणा कर दो। बाहर पे क्या है, कुछ नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा उसको, चौथा अनुपाति क्या मानूंगा, डी, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर इंटू डी मान लिया मैंने, डी। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा चतुर्थ अनुपाति निकालने के लिए मैंने ये चीज लिख दी। अब एक चीज समझना, अगर मैं यहां से समझ लो, अगर मैं डी बराबर क्या कर दूं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर बटे, इसको ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी है ना, प्लस ए बी स्क्वायर लिख दूं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। अब समझना, ये मैंने इधर लिया है, मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो मैं यहां भी सोल्व कर सकता था, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं यही सोल्व कर देता। मैंने यहां से ए कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस क्या बच गया, ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या ये चीज कट नहीं गई, बराबर है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी बाई ए, खत्म। कौन सा है भाई, ऑप्शन देखो, ये तो नहीं होगा, ऊपर ए प्लस बी आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए अपॉन बी आएगा, खत्म। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको सोल्व करोगे तो ए कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी बाई ये, डी आंसर होगा भाई, डी। इसने थोड़ा सा इसको वैसे फॉर्म में लिख दिया, सोल्व नहीं किया, आंसर हमें सोल्व करके दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का ट्राई करना। एक्स वाई और जेड का औसत मान कितना है, 50 ग्राम, सॉरी 50 किलो। अगर 50 किलो तीनों का औसत वजन है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, 3 गुना। एवरेज तो ऐसे निकालते हैं ना, 150 होगा, 150। एक्स प्लस वाई का औसत कितना है, 44.5, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 89। y प्लस जेड का औसत कितना है, 53.5, तो 2 से गुणा कर दो, तो इनका मान कितना होगा, 107। अब एक चीज बताओ, इन तीनों का मान 150 है, x प्लस वाई का मान मैं घटा दूंगा, क्या मुझे z का मान नहीं मिल जाएगा, z का मान कितना मिल जाएगा, 61। और अगर इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 43। अगर इन दोनों का मान 104 हो गया तो, और टोटल तीनों का मान 150 है, तो मुझे क्या मिल गया, y का मान मिल गया मुझे क्या, 46। इसने बोला है कि x का मान p है, सॉरी x का मान p है, और y का मान क्या है, q, y का मान q है, और z का मान क्या है, r। p प्लस q कितना होगा, 43 प्लस 46 अपॉन क्या है, r, इनकी 61। ये कितना हो गया, 89/61। अब एक चीज समझना, एक से बड़ा आएगा, एक से बड़ा आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा, एक से, ये भी आंसर नहीं होगा, एक से बड़ा होगा। अगर मैं 1.5 गुना करता हूँ 61 का, अगर मैं 60 का भी 1.5 गुना करता हूँ, समझना, तो कितना हो जाएगा, 90। ये तो 90 से कम है, तो 61 का तो थोड़ा सा ज्यादा ही आएगा, 90 से ज्यादा ही आएगा। तो एक चीज बताओ, तो क्या 1.5 से कम आएगा मेरा आंसर, ये भी नहीं होगा, 1.5 से कम, ये लो, एक ही आंसर है भाई। आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन सिर्फ एक 30 से 40 सेकंड का था, आप लोगों को समझाना पड़ता है, इस वजह से मुझे इतना टाइम लग जाता है। 900 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4% साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 2% साधारण ब्याज की दर से
ब्याज बराबर है तो एक वर्ष में प्रत्येक हिस्से पर कितना ब्याज होगा, बस खत्म। मैं अगर इसको एग्जाम में होता तो दो, एक का मान 2 हो जाता, एक का मान 1 हो जाता, 3 का मान मुझे 900 दे रखा है तो एक का मान 600 हो जाता, एक का मान 300 हो जाता, और 600 पे मैं 2% निकाल लेता और 300 पर 4% निकाल लेता, मेरा आंसर क्या आ जाता, 12 है, मेरा आंसर आ गया। ऐसे में एग्जाम में करता, 30 सेकंड में मैं पेन कॉपी नहीं उठाता। अब आप लोगों के लिए बताता हूं मैं, ये देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है। समझना मेरी बात को, मैं क्या बोलता हूं, एक हिस्सा ए है, अब इसको ए मूलधन है, इसको 8% भी सेम है, इसने बोला आर भी सेम है, और कितने 4% पे दिया गया है, समझो, और 100। ऐसे ही दूसरा का जो ब्याज आएगा ना बी का, वो भी 8% तो 2% का ब्याज 100, तो ये 100 से 100 चला जाएगा, आर से आर चला जाएगा, ए बटे बी क्या आ जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। यही चीज मेरे को पता था जब मैं उस टाइम सोल्व कर रहा था, तो ये सब कट जाएंगे, जब बराबर है तो चीजें कट जाएगी। तो ए का मान 1 आ गया, बी का मान 2 आ गया, और टोटल कितना, 3 का मान कितना दे रखा 900, तो एक का मान कितना हो जाएगा 300, यानी कि बी ए का मान 300 आ गया। अब ये 300 रुपए के कितने प्रतिशत ब्याज पर दे रहा है, 4% ब्याज पर, ये यहाँ टी आएगा, टी, ये मैंने गलती से लिख दिया था, टाइम, एक वर्ष का टाइम है, एक वर्ष का, एक 1 आ जाएगा 1, ओके। अब एक चीज बताओ, 4% कितना होगा 300 का, 12 रुपए, 12 रुपए, यही मेरा आंसर है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि और राघव एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 15 दिनों के बाद रवि छोड़ जाता है, ओके। तो राघव शेष कार्य को 20 दिन में कर सकता है। राघव उस अकेले उसी कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकता है। एक होता है, देखो, एक होता है कि आप राघव को रवि प्लस राघव 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में बराबर कितने, रवि और राघव ने कितने दिन तक कार्य किया, 15 दिन तक, 7 कार्य किया, फिर उसके बाद क्या है, राघव शेष कार्य 20 दिन में करता है, 20 राघव, ठीक है। एक तो इसको सोल्व कर दो, ये एक तो इसको सोल्व कर दो कि तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं कहता हूं कि इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। रवि और राघव एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, समझना मेरी बात को, बस समझ लेना आप लोग। तो एक बार बताओ, अगर ये पूरा कार्य 25 दिन में कार्य कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे बताओ। मैं मानता हूं कि एक कार्य है, रवि और राघव 25 दिन में कर सकते हैं, तो रवि और राघव एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 1/25। ये बोल रहा है कि दोनों ने 15 दिनों तक काम किया, उसके बाद कौन छोड़ गया, रवि, यानी कि 15 दिन तक तो दोनों ने काम किया होगा, तो टोटल कितना कार्य हुआ ये बताओ। एक में से कितना कार्य हो गया, 3/5, एक में से 3/5 कार्य हो गया, और अब कितना कार्य बचा है, 2/5। और ये 2/5 को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एक बात बताओ, 2 काम को 20 दिन में कर रहा है, दो को, तो एक कार्य को, पूरे कार्य को कितना राघव कितने दिन में करेगा, 10, यानी कि 50 दिन में, 50 दिन में खत्म। आंसर बी। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में कैसे करना है, नॉर्मली आप कैसे कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन के लगभग एक एक दो दो तरीके बताता हूँ, एग्जाम में कैसे करते हैं और यहाँ पे कैसे करते हैं, बस। हर चीज लिखनी पड़ती है क्योंकि आपको बताना पड़ता है, ये रीजन है कि ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है, नहीं तो मैं इसको उड़ा भी सकता हूँ। समझना मेरी बात को, एक टावर की ऊंचाई है 300 मीटर, एक टावर है, ओके। जब उसके एक शीर्ष, ये इसका शीर्ष है, दूसरे टावर एक और टावर है, छोटा टावर है, इसका शीर्ष और इसका शीर्ष, इनको देखा जाता है, ठीक है। तो इनका अवनमन कोण कितना हो जाता है, 60°, 60°। तो दोनों टावरों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 है, यानी कि ये 120 है, दोनों टावरों के बीच की दूरी 120, तो ये भी 120 रही होगी। मैंने कल ही बताया आप लोगों को कि 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3, और ये 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1, और 90 डिग्री के सामने 2। अगर एक का मान, समझो एक का मान 120 है, तो 60 का मान, 60 डिग्री के सामने वाला √3 का मान क्या हो जाएगा, 120 √3। ये कितना हो गया, 120 √3। अपने को छोटे टावर की ऊंचाई पूछा है, अगर मैं बड़े टावर में से ये हिस्सा घटा दूंगा तो क्या मुझे छोटे टावर की लंबाई नहीं मिल जाएगी, ऊंचाई नहीं मिल जाएगी। अगर मैं 300 में से 120 √3 घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा,
मुझे इस छोटे टावर की लंबाई एक बार अंडर रूट 3 का मान क्या होता है 1.72331 ऐसे कुछ होता है ना, 321 ऐसे कुछ होता है, 73 मानते हैं, 73 मान लेते हैं अपन। समझना मेरी बात को, अगर मैं 300 में से 120 को मैं अगर 1.7 से भी भाग करता हूं ना तो कितना हो जाता है 84, 84 कितना आ जाता है बार 17, एक मिनट, 17 एकम 17 जीरो, 17 दून 34 और 3 20, इनकी 204 आ जाता है। अगर मैं 1.7 से भी करता हूं तो अगर मैं 3 से कर दूं, इनके 0.3 और कर दूं, समझना 0.3, तो इससे ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा लगभग पॉइंट, इसका कितना 4 का 1/3 हिस्सा, 4 हिस्सा कर देता हूं, लगभग 3 आएगा, इनके 207 आएगा टोटल। अगर मैं 300 में से 207 से घटा दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, बताओ भाई कितना मिल जाएगा, 93 के आसपास, 93 के आसपास मिलेगा। 93 के पास आसपास आंसर कौन सा है, ये एक ही आंसर है, बात खत्म। क्योंकि मैंने एक कितना लगभग में माना है ना, इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है पॉइंट में। क्या सब लोगों को बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक दुकानदार अपने वस्तु पर 30 मूल्य अंकित करता है और फिर 10% की छूट। कोई वस्तु 100 रुपए की है, वो 130 अंकित करता है और 10% की छूट देता है, इनकी वो कितने पे बेचता है, 117 पर बेचता है। मैं क्या बोलता हूं, उसका सीपी कितना है 100 है, उसका एसपी कितना हो गया 117। क्या ये बात समझ में आ गई, यानी कि वो 100 रुपए में लाया और 117 में उसने बेच दिया। इसके अतिरिक्त वह एक त्रुटिपूर्ण तुलना का उपयोग करता है और 870 ग्राम की जगह 1 किलो दर्शाता है। एक बात बताओ, अगर वो 870 ग्राम को 1 किलो दर्शाएगा तो उसके उसका जो क्रय मूल्य है वो 870 ग्राम का ही जाएगा, लेकिन विक्रय मूल्य कितना मिलेगा 1000 ग्राम का। एक बार बताओ, आपकी कोई दुकान है, आपने 1 किलो चीनी की जगह 870 ग्राम चीनी ली। अब एक बार बताओ, मूल्य आपके पास तो 870 ग्राम चीनी गई है, लेकिन मुझे मूल्य कितने का मिला 1 केजी का। तो क्या एक बार बताओ, सीपी क्या 870 नहीं हो गया, और मुझे एसपी कितना मिल गया 1000। इसको सोल्व कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, ठीक है, ये 870 हो गया, ये कितना हो गया 1170। ये विक्रम मूल्य, ये दोनों का सीपी और एसपी का क्या हो गया रेशो, ये जीरो, ये 29 से सॉरी ये 3 से 29 बार गया, ये 3 से 39 बार गया। मेरा 10 का लाभ हुआ कितने पर, 29 पर। देख लो भाई कितना आ जाएगा, कितना 3 बार गया, 3 बार गया 87, 130 यानी कि 4 बार गया 117, सॉरी 116, और कितना 140 यानी कि फिर 3 बार, फिर 4 बार जाएगा, और कितना बच जाएगा 24, 24 240 लगभग 8, 34.48 के करीब आएगा, 34.48 के करीब। तो मेरा आंसर क्या जाएगा भाई, सी। कैलकुलेट करके देख लेना, मैंने कर लिया। एक मोटर बोर्ड को धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं तथा समान दूरी पर वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात। मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये बात सबने पढ़ी है, यानी कि दूर क्या, चाल बराबर दूरी अपॉन समय, सबने पढ़ा है। अब मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस आने और जाने में बराबर है, क्योंकि जितनी दूरी गया उतनी दूरी आया। अगर मैं डिस्टेंस को बराबर कर दूं, यानी कि 1 कर दूं, तो क्या मेरा स्पीड का रेशो क्या 1/t नहीं आ जाएगा, यानी कि स्पीड का इनवर्स ही उसका टाइम का रेशो आ जाएगा। अब एक बार बताओ, इसने क्या दे रखा है, टाइम का रेशो दे रखा है, समझना मेरी बात को। डाउन स्ट्रीम में क्या दे रखा है 18 घंटे, ये टाइम का रेशो है, और अप स्ट्रीम में कितना दे रखा है, यानी कि अनुकूल तो 18 दे रखा है और प्रतिकूल 36 दे रखा है, 1-2 का रेशो दे रखा है इसने। अगर टाइम का रेशो 1-2 का है तो स्पीड का रेशो मेरा क्या आ जाएगा 2-1 का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर समझ में आ गई। अब एक बताओ, अनुकूल चलता है तो क्या चलता है, स्पीड प्लस धारा की स्पीड, यानी कि मैंने माना कि मान लो कि धारा स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड एस है और धारा की स्पीड क्या है, मैंने कुछ भी मान लिया, आर मान लिया, आर मान लिया, तो ये हो जाएगा एक बार, ये तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 2, और धारा के प्रतिकूल एस माइनस आर 1। इसको सोल्व कर दो भाई, कितना एस प्लस आर बराबर 2s माइनस 2r,
तो कितना हो जाएगा 3r बराबर s। तो r बाई एस बराबर क्या हो गया 3 का अनुपात 1। खत्म। क्या आंसर हो गया ए आंसर। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या आप लोगों को समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आंसर समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया क्या? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आए तो दोबारा देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 1 प्लस 2p है और b बराबर 1 प्लस 2b। एक बात बताओ, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर a माइनस एम है तो इसका मतलब क्या होता है 1 बाई ए एम, ये होता है। ठीक है। अगर a बराबर, एक बात बताओ, a बराबर क्या है 1 प्लस 2p है, समझना। और b बराबर क्या है, मैं एक काम करता हूं a माइनस 1 बराबर 2p कर दिया मैंने, इसको मैंने एक ये सोल्व कर दिया, एक इक्वेशन बना दी 1। b का मान मैं 1 प्लस 1/2p कर देता हूं, क्योंकि मैंने यही चीज इसी वजह से लिखी है। तो यह क्या हो जाएगा, ये 2, अगर मैं इसका, चलो इसको मैं आगे कर देता हूं, 2p प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2p। ये बात आपको समझ में, 2p प्लस 1 का मान क्या है a, तो b बराबर क्या हो जाएगा a बाई 2p। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अगर मैं a की जगह, समझना मेरी बात को, अगर मैं b की जगह या फिर 2p की जगह, मान लो मुझे b का तो मान पूछा ही है, तो उसकी जगह तो मैं कुछ नहीं रख सकता। a की, इसने a के मान जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वो a के फॉर्मेट में दे रखे। अगर मैं 2p की जगह क्या रख दूं a माइनस 1, तो क्या मुझे यहां से, तो क्या मुझे b बराबर नहीं आ गया a बटे a माइनस बी, ये रहा। बस सीधा क्वेश्चन है भाई, सीधा, सिर्फ आपको सॉल्यूशन करना है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को साइन ए प्लस बी बराबर कोस ए प्लस बी है। एक बार बताओ, अगर मैं साइन ए प्लस बी बटे, इसको इधर ले आऊं, कोस ए प्लस बी बराबर 1। एक बार बताओ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। क्या सब लोगों को पता है ये बात? बिल्कुल सब लोगों को पता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा टेन ए प्लस बी बराबर 1। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए और टेन बी, ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। एक बार बताओ, मैं इधर ले जाऊंगा इसको, टेन ए बराबर टेन ए प्लस टेन बी बराबर, थोड़ा सा मैं पास्ट में लिखूंगा, 1 माइनस टेन ए और टेन बी। एक बार बताओ, अगर मैं टेन ए और टेन बी को इधर ले आऊं, समझना, टेन ए निकालना है मुझे, टेन ए टेन बी बराबर 1। अगर मैं इसको टेन बी को इधर ले आऊं, टेन बी, ये चीज सोल्व करने पर आ गई। अगर मैं यहां से टेन ए कॉमन ले लूं, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन बी, और इधर क्या है 1 माइनस टेन बी। अपने को पूछा क्या है टेन ए, टेन ए को अगर मैं इस चीज को इधर ले जाऊं, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन बी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। खत्म। एक बेहतरीन सवाल। दो दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है, ये होता है। नहीं याद है तो लिख लेना भाई, एक तरफ लिख लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीकेशन है, सब लोग कर लोगे मेरे हिसाब से सिंप्लीकेशन को, तो या नहीं कर पाओगे? चलो मैं कर देता हूँ फटा, थोड़ा सा जल्दी करूंगा, क्योंकि इसमें समझाने की कुछ चीज नहीं है। मैं लिखता जाऊंगा, सोल्व करता हूँ। 0.2 और सबसे पहले सोल्व करूंगा, 2 से 2 कर जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 माइनस, अगर मैं यहाँ से 2 का 2 में भाग दे दूंगा तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ 0.2 है और यहाँ पे इसको, ये 2 से 2 कर जाएगा तो 2 का भाग 1/3 बच जाएगा, माइनस 2 से 2 कर जाएगा तो 1 का भाग 1/4 बच जाएगा। 0.2, एक बार बताओ, a माइनस 1 बाई ए करूंगा, बी करूंगा तो क्या हो जाता है a बाई 1 और b बाई 1, ये हो जाता है। क्या ये बात सबको पता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 3 माइनस 1, 0.2, ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 6 हो जाएगा, तो 0.2 इंटू 6 भाग 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.6 माइनस 1 और 1.2 माइनस 4,
अगर मैं 1 में से 0.6 घटाऊंगा -1 में, तो क्या मुझे -0.4 नहीं मिल गया? अगर मैं 4 में से -4 में से 1.2 घटाऊंगा तो -2.8 मिल जाएगा। माइनस से माइनस गया, ये 4 से 7 बार गया, 1/7 आंसर आ गया। 1/7 कहाँ है भाई? ए आंसर। देखो इसमें समझाने वाले कुछ चीज थी नहीं तो मैंने फटाफट कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यदि 6 अंकों की एक संख्या ये दे रखी है और 13, 7 और 111 से विभाज्य है, 13, 7, 11 से विभाज्य, 13 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया और 11 से मल्टीप्लाई किया, क्या 13, 7 91, 91 इंटू 11 910 प्लस 91 इनकी 1001 आ गया। ठीक है, एक चीज समझना मेरी बात को, एक एक कॉन्सेप्ट होता है समझना, कोई भी संख्या 1001 से कैसे भाग जाएगी? अगर वो ए बी सी ए बी सी ए बी सी अगर इस फॉर्मेट में लिखी हुई, आगे भी लिख सकते हो ए बी सी, किसी भी फॉर्मेट में कहां तक भी लिख सकते हो। अगर इसमें 1001 का भाग दोगे तो क्या जाएगा भाई? बिल्कुल परफेक्ट भाग जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है? 4, 5, 7 और 1001 से भाग देना है, तो ए बी सी मैंने क्या बोला, यानी कि 3 संख्या एबीसी 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 होनी चाहिए। तो ये अगर मैं यहाँ ही 457 लिख दूंगा, 457 और 457 लिख दूंगा, तो ये क्या है ना, 1001 से विभाज्य होगी। तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल सबको समझ में आ रही है। तो मैं ए का मान 4 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान 16, बी स्क्वायर का मान 25, सी स्क्वायर का मान 49 और एबीसी का मान 4 इंटू 5 इंटू 7। ये कितना हो गया? 25 और 16 41, 90 हो गया। 90 माइनस कितना हो गया भाई? 20 और 140, तो -150 -50। क्या मेरा आंसर बी नहीं आ गया? कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, याद नहीं हो तो याद कर लेना। त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ओके, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, समझना मेरी बात को, एक बेहतरीन सवाल आया है आपके सामने। पी क्यू आर ये बोल रहा है पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ओके मान लिया। ओ एक अंत बिंदु है, अंत बिंदु ओ है। कौन ओ है? ओ ओ पी आर, ओ और पी आर, ओ पी आर बराबर है, अगर थीटा है तो ओ आर पी भी थीटा है। ओके, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना और ध्यान लगा के ही समझना। पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक बार बताओ, अगर थीटा के सामने थीटा, दो थीटा बराबर है तो आमने सामने थीटा के सामने की भुजाएं भी बराबर होगी। तो पी ओ आर एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इस समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये मेरी चीज बिल्कुल सही होगी। ओ पी क्यू आर का केंद्रक है। एक बार बताओ, केंद्रक कब होता है? बताओ, केंद्रक तब होता है जब मध्य बिंदु पर काटता है। ये क्या होगा? देखो ये त्रिभुज है ना, ये क्या है? दो भुजाएं बराबर है, तो ये क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर भी समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का जो ओ होता है वो इंसेंटर होता है, यानी कि अंतर त्रिज्या होती है। अंत केंद्र को अंत केंद्र होता है, अंत केंद्र। ये क्या बोल रहा है कि अंत केंद्र नहीं केंद्रक है? ये तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। सर्वांगसम है, बिल्कुल है, सर्वांगसम है। देखना मेरी बात को, पी क्यू और आर क्यू दोनों में समझना। पी क्यू बराबर क्या है? क्यू आर। और ओ पी बराबर क्या है? बताओ, ओ आर। ये चीज पूछा इसने, ये दोनों का पूछा है ना। और एक चीज बताओ, जब दो भुजाएं बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया, कौन सा एंगल? क्यू पी ओ या ओ क्यू पी ओ बोल दो, कुछ भी बोल दो, सर्व बराबर क्या हो गया? ओ आर क्यू। अगर दो तो क्या हो गया? भुजा, साइड साइड और एंगल से क्या ये सर्वांग हो गया? बिल्कुल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 और 3, बी मेरा आंसर हो जाएगा। भाई 33 मिनट हो चुके, अभी तक अपने 18 क्वेश्चन हुए हैं, ये बात भी ध्यान रखो। तो स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, अपन क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग को तो पूरा सोल्व कर देंगे, जीके के बाद में देख लेंगे। ठीक है, एक दुकानदार एक उत्पाद को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और उसे 10% जीएसटी देना पड़ता है। ओके, अगर वो 36 रुपए की छूट देता है, एक बार बताओ
इधर बोल रहा है 12% की छूट देता है और 36% की छूट देता है, इधर बोल रहा है। तो क्या 12% का मान 36 आ गया, 36, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, बार तिया दिन की 300, 300 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि 300 पर ये 12% की छूट देता है, इसको मैं 3/25 लिख सकता हूँ, छूट देगा तो 22/25 लिख सकता हूँ, और 10% जीएसटी भी देना पड़ता है तो 9/10 लिख सकता हूँ। अब सोल्व कर दो भाई, ये 5 बार गया 5 से, ये 6 बार गया, ये कितना हो गया 132 इंटू 9/5, 8, एक बचा 8, फिर 2 बचा और 11, इसमें 5 का भाग देके देख लो तो कितना आ जाएगा, 2 बार, 1 यानी कि 3 बार, फिर 7 और 6, यानी कि 237.6 आंसर आ जाएगा सी। क्या आप लोगों को समझ में आ गई है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, इस सवाल को देखोगे तो ये मुझे देखते एक चीज समझ में आ, अगर मैं इसकी जगह 45 डिग्री रख दूंगा एग्जाम में, तो मुझे ऐसे ही करना है। कैसे? मैं 45 डिग्री रखूंगा तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, और कोस 45 का मान 2 इंटू कोस 45 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 1 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब ये तो हो गया एग्जाम का तरीका जो आप करोगे। अब आपको मैं यहां से कुछ चीज सिखाना चाहता हूं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर होता है क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। यहां पे क्या है, साइन 2a, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a, और कोस a बराबर क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a। अगर ये कोस से मैं स्क्वायर काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन a बराबर बटे कोस a बराबर क्या हो जाएगा 1। तो एक बात बताओ, ये साइन थीटा और कोस थीटा को क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा, इनकी टेन ए लिख सकता हूं। टेन ए का कितने डिग्री पर मान क्या होता है बताओ, 1 होता है, तो 45 डिग्री पर, बिल्कुल। तो मैं यहां से मैंने बेसिक भी बता दिया आप लोगों को, और कॉन्सेप्ट भी बता दिया, और ट्रिक भी बता दी, दोनों से आप किसी से भी कर सकते हो। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। 2πRh का मान क्या दे रखा है, 616। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 38.5। 38.5 को मैं 77/2 लिख सकता हूँ, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 77/2। ये 11 से 2 बार काटा, ये 11 से 7 बार काटा, तो आर स्क्वायर बराबर 49/2, 49/4। तो आर बराबर क्या आ गया, 7/2। अगर आर बराबर 7/2 आ गया, समझना, तो एच में निकाल लूंगा। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसलिए थोड़ा सा पास करूंगा क्योंकि टाइम भी कम है मेरे पास। 22 से कितना बार गया, 11 से ये 2 बार, 11 से 5 और 6 बार, 7 चौक 28, यानी कि 2 बार। एच बराबर क्या आ गया, 28 आ गया, 28। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 इंटू एच 28 हो जाएगा। ये 28 से 28 गया, 49 इंटू 22, तो क्या आ जाएगा, पीछे 8 आएगा, 22 नाम कितना हो जाएगा भाई, 22 नाम 198 यानी कि 19, और कितना 22 चौक 88, 19 107, 1078 बाई 1078, इनकी सी आंसर हो गया। नेक्स्ट, तीन संख्याओं का अनुपात ये है तो वर्गों का योग फल ये दे रखा है। एक बार बताओ, तीन संख्याओं का अनुपात ये, मैं 2x मान लेता हूँ, 3x मान लेता हूँ, 6x मान लेता हूँ, इनका वर्ग क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर बराबर क्या है, 441। जोड़ दो फटाफट, 13 और 49x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 441। 49 से 9 बार जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर 3 आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6, 6x, तो x का मान 3 है तो 6 का मान 18, 6x का मान 18। थोड़ा सा पास कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, आप लोगों को समझ, ये तो सीधे क्वेश्चन है, समझाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलता हूं, इस क्वेश्चन की एक ट्रिक बताऊंगा। पहले पहले तो मैं सोल्व करवा देता हूं, चलो पहले ट्रिक बता देता हूं। अगर के बराबर ये दे रखा है, ऐसे दे रखा है, और इनका स्क्वायर करने पर, इनका स्क्वायर करने पर a माइनस बी दे रखा है, के बराबर ए स्क्वायर और के प्लस 1 बाय के पूछा है, और ये दे रखा है अपने को के बराबर। अगर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का अंतर 1 है, तो अपने को ये जो चीज होती है ना, वो क्या होता है, 2a का स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ 9 का स्क्वायर 81 है, और
4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 यानी कि कितना 81 माइनस 80 यानी कि यहाँ क्या आ गया 1। तो एक बार बताओ इसका 2a कितना है 9, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 324। ये एक ट्रिक होती है जो एग्जाम में करनी है। यहाँ के अब बेसिक कैसे करना है नहीं बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। के बराबर मुझे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो 1/k हो जाए क्या हो जाएगा 1/k ये हो जाएगा। अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूंगा, परिमेयकरण कर दूंगा, तो क्या होता है माइनस को प्लस में बदल देते हैं दोनों तरफ, ये भी ये हो जाता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये चीज यहां दे रखी, तो ये 9 प्लस 4√3 है अपॉन ये क्या हो जाएगा 81 माइनस 80, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस 4√3, एक को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि 1/k का मान ये आ गया, तो 1k प्लस 1/k जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4√5 प्लस 9 प्लस 4√3, ये सॉरी 5 आएगा 5, समझना मेरे यहाँ मैंने गलती से 3 लिख दिया था क्या, सब जगह 5 करो भाई, तो ये कट जाएगा तो 18 मिल जाएगा 18। तो यही तो चीज मैंने यहां लिखी थी पहले, यही तो चीज बताई थी, अब इसका स्क्वायर कर दो 324 आ जाएगा, बात खत्म। यही चीज तो मैंने उस टाइम बताई थी, एक कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको। रमन और सरिता ने 8% और 9%, सॉरी 8:9 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। ओके, सरिता ने अपने धन का निवेश रमन द्वारा किए गए एक बार बताओ, ये रमन है ये सरिता है, इसने 8:9 में निवेश किया, सरिता ने अब धन का निवेश रमन द्वारा किए गए निवेश से 2, अगर सरिता ने अगर रमन ने, समझना मेरी बात को, क्या समझो बताओ, अगर रमन ने x किया है तो इसने 2 वर्ष ज्यादा किया x/2, तो क्या हो जाएगा ये 8x हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 9x प्लस 18, ये रेशो आ जाएगा किसका, लाभ का रेशो। लेकिन ये बोल रहा है कि लाभ का रेशो क्या है ना 8/x, जो 9x प्लस 18 है ना, इसका रेशो क्या है 8/15, यानी कि x का मान मुझे चाहिए, तो मैं कितना कर दूंगा 15 8 120x बराबर ये कितना 72x प्लस 144, ये कितना हो जाएगा 48x बराबर 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3। अपने आप को पूछा क्या है, सरिता ने अपने धन का निवेश कितने के x+2 यानी कि 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और मैथ का लास्ट क्वेश्चन, यदि उपरोक्त आंकड़ों का माध्य 12 है तो दिया गया है कि, एक बार बताओ माध्य कैसे निकालते हैं, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ संख्या है, ठीक है, तो ये कितनी संख्या है 3 और 6 और 7, अगर मैं 13 प्लस 15 प्लस 9 प्लस x, ये 9 है, प्लस 4 प्लस 17 प्लस y बराबर, अगर 9 कर दूंगा 7 कर दूंगा तो मेरा जो माध्य आएगा 12 आ जाएगा, ये कितना 15 28 हो गया, 34 हो गया, 34 और 4 28, सॉरी 38 38 17 55 प्लस x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 84, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया बताओ, गलती जुड़ गया क्या 13 28 और 37 37 से 4 41 58 आएगा भाई, 58 58 सॉरी, तो x प्लस वाई 26 आ गया 26, और x माइनस वाई तो इसने दे रखा है, कितना दे रखा है 6, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 32, तो x बराबर 16 हो जाएगा। क्या कर रहा हूं यार मैं, x बराबर तो 10 होगा ना यार, रुकना एक मिनट, अगर ये चीजें कट जाएगा 2x हो जाएगा, ये 32x बराबर 16 और y बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा यह y, अच्छा y माइनस एक्स है, ओके सॉरी y माइनस एक्स है, तो ये कट जाएगा 2y बराबर 32 होगा, तो y बराबर 16 हो जाएगा और x बराबर 10 हो जाएगा, ये सोल्व कर देना, तो 10 इंटू 16 का मान पूछा है 160, ये मेरे से गलती उल्टा लिखने को आ गया था, तो देख लेना भाई इसको, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब करेंगे रीजनिंग। अब रीजनिंग में कितना टाइम लगता है नहीं पता,
जीके में कितना टाइम लगेगा नहीं पता, लेकिन अपन करेंगे बिल्कुल इजी वे में। हमारी माँ हमारे भोजन को लेकर बहुत सख्त है और हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है। वो हमें कभी कभी डोंट्स खाने को भी देती है। ओके, डोंट स्वस्थ है। एक बार बताओ, हमारी माँ बहुत सख्त है, वो हमारे लिए स्वस्थ भोजन तैयार करती है और कभी कभार डोंट्स खाने को भी देती है। तो इससे क्या आप लोग कह सकते हो कि डोंट स्वस्थ है? इसने कहीं लिखा हुआ है स्वस्थ भोजन तैयार करती है और कभी कभी डोंट्स भी देती है, तो डोंट्स स्वस्थ है ये बात कहीं लिखी हुई है? नहीं, तो गलत। हमारी माँ स्वस्थ भोजन बनाती है, बिल्कुल सही बात है। उसने बोला है कि भोजन को बहुत सख्त रखती है और स्वस्थ भोजन तैयार करती है, तो इसका मतलब हमारी माँ हमारे लिए स्वस्थ भोजन बनाती है। ओनली टू धारणा निहित है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अगर समझ में भी ना आए तो भाई ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो आपका कभी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, तो इस पे क्या है, कंफर्मेशन नहीं होती। एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। ओके, देखो, इसको बिल्कुल भी किसी रिलेट मत करना, अपनी जो पर्सनल लाइफ है ना उससे रिलेट मत करना। जो कथन में कहा गया है ना वही उसी से रिलेट करना। एक बार बताओ, सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ है? बिल्कुल गलत है। इसने सीधा सीधा बोला है कि अच्छे जो झगड़ालू लोग हैं ना वही क्या है, उबाऊ है। तो ये तो बात गलत हो गई। सभी बुद्धिमान के बारे में तो कहीं बात ही नहीं की गई, सिर्फ कुछ लोगों के बारे में बात की गई है। सभी बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे झगड़ालू होते हैं, इसने क्या ये बोला है कि सभी बुद्धिमान अच्छे झगड़ालू होते हैं? इसने तो बोला है कि जो अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। इसने ये नहीं बोला कि बुद्धिमान व्यक्ति झगड़ालू होते हैं, अच्छे झगड़ालू होते हैं। तो दोनों गलत हो जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट, छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी पक्षपात के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। बिल्कुल भाई सही बात। यहां से धारणा निकालो, बताओ। छात्रों को कोई अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अगर एक बार बताओ, पक्षपात नहीं करना है और एक वास्तविक मूल्यांकन करना है तो छात्रों को कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल ये बात सही है। अगर आप छात्रों को प्रदान कर दोगे तो पक्षपात हो गया ना, फिर वास्तविक मूल्यांकन कैसे होगा? तो ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों को बेहतर प्रदर्शन में मदद करनी चाहिए। अगर मदद कर दी, पक्षपात कर दिया, तो क्या वास्तविक मूल्यांकन होगा? नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन निहित। कहां पे? बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए बार ग्राफ में ओके 3 कंपनियां दी गई, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में वाई के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि हुई? अब मैं ऑप्शन देखूंगा सबसे पहले। 16, 12 और 14 और 15 में चेक करूंगा। 12 में मैं चेक करूंगा, 13 में मैं चेक नहीं करूंगा, 14, 15, 4 में चेक करूंगा, इसमें चेक नहीं करूंगा। एक चीज बताओ, एक चीज बताने का प्रयास करना मेरे को, कितनी वृद्धि हुई 2000 वाई में यहाँ 30 थी, यहाँ 35 हो गई, तो 5 की वृद्धि हुई किस पे? 30 पे। तो क्या हो जाएगा? 1/6। 1/6 का मान क्या हो जाएगा? एक। यहाँ कितने की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 2014 की, 2012 की, 2012 वाले की। ठीक है, तो कितना होगा? 66, 16.67। अब देखना 2000, मैं कितनी इसके बाद 2014 की बात करता हूँ, 2014 की। समझना कितने की वृद्धि हुई? यहाँ 35 था, यहाँ 45 है। कितने की वृद्धि? 10 की वृद्धि हुई। कितने पर? 35 की, इनकी 2/7। कितना हो जाएगा? 28.57। भाई 14.28 होता है ना 1/7 का मान, तो 2 का मान 28.57। अब 2015 की मैं बात करता हूँ, कितने की वृद्धि हो जाएगी? 45 है, 45 है, तो 0 की वृद्धि होगी। वृद्धि नहीं हुई तो 0% की वृद्धि हटाओ। 2016 में 10% की वृद्धि हो गई, कितने पर? 45 पर, तो 2/9 मिल गया, 2/9। तो क्या हो जाएगा? 2/9 का 22 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 22 पॉइंट। 1/9 का मतलब क्या होता है? 11.11, तो 22.22 हो जाएगा, 22.22। अब ये बोल रहा है सबसे अधिकतम वृद्धि या गिरावट। अधिकतम अधिकतम वृद्धि कहां हुई है बताओ? 2014 में। 2014 मेरा आंसर आ गया, सी। क्या सबको बात समझ में आ गई? सी आंसर होना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था जब मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को, इसमें काफी टाइम लगा था, मुझे समझ ही नहीं आया था। इसको एक काम करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ इसको, अगर टाइम मिलेगा तो बाद में बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है वो, इसको पढ़ो आप। ये इसकी सब पहली शर्त पढ़ो। यदि दूसरा तत्व एक विषम संख्या, दूसरा तत्व एक विषम संख्या है और अंतिम एक सम है बिल्कुल है, तो आपस में बदल दिया जाता है। इनकी 7 का तो 8 की जगह चला जाता है कोड, और 8 का एक की जगह 7 की जगह 8 का कोड एक ए है, तो एक बार बताओ 7 की जगह ए आएगा, इनके दूसरे नंबर पर ए आएगा, दूसरे नंबर पर ए आएगा। यानी कि पहला मेरा ऑप्शन गलत, समझना, मेरा पहला गलत हो गया। और 8 की जगह 7 वाला कोड जाएगा, लास्ट में एस आएगा, एस दोनों में ऐसे। यदि तीसरा तत्व एक सम संख्या है, सम नहीं है तो छोड़ो। और पांचवा एक प्रतीक है, प्रतीक भी नहीं है, तीन प्रतीक है, लेकिन ये सम नहीं है ना, तो ये शर्त तो लागू होगी नहीं। यदि पांचवा एक प्रतीक है और छठा भी एक प्रतीक है, पांचवा भी एक प्रतीक है और छठा भी एक प्रतीक है, ये शर्त भी लागू नहीं होगी। दोनों शर्तें लागू नहीं होगी तो अब देख लो भाई, ई का कोड क्या है, ई का कोड एम, ए हो ही गया। 5 का कोड क्या, सॉरी 5 का कोड क्या है, डी, तो ये नहीं होगा। यू, फिर इसके बाद कितना है, एंड का कोड क्या है, एंड का टी, ये नहीं होगा टी, ये लो सी वाला आंसर हो गया भाई, सी वाला। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है मॉक में, हर मॉक में। इसको देखो, देखो रीजनिंग में तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ही लेता हूँ। 5 14 20, ये 6 है, ये 17 है, ये कितना है 22, ये कितना है +1, ये +3 +2, तो ये कितना है एफ जी, फिर कितना है +3 फिर +2, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, टी से टी यू, और +3 होना चाहिए 8, और फिर +2 होना चाहिए, ये तो +1 है, ये नहीं होगा, +2 एम एन, एम 13 पे तो 16 होना चाहिए, ये भी गलत। ये 19 से 20, ये 8 और 11 बिल्कुल, तो ये कितना हो गया ई एफ जी, ये भी गलत। तो ये फिर क्या आंसर हो गया भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ ये गड़बड़ हो गई मेरे से यार। ये जो पहला है ना एन ओ पी, ये सही है, ये सही है। एन 14 पे आता है और 16 पे आता है, मैं इसको 15 मान लिया था, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी। ए आंसर होगा भाई, ए, सॉरी फॉर द। भाई 28 का 12 से क्या संबंध है, दुगुना +4, दुगुना +4, ये 19 दो 38 +4, ये तो ये 4 माइनस कर दो, 24 का दुगुना 48, 48 +4 52, बिल्कुल बिल्कुल सीधा लॉजिक, फटाक से कर दो। ये बोल रहा है कि यदि पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाए और दूसरे अंक में एक वृद्धि की, इनके पहले और तीसरे को बदल दो, दूसरे में एक वृद्धि कर दो, तो क्या हो जाएगा, फटाफट लिख दो भाई। क्या होता है, 675 159 498 147 और 361, खत्म। अब इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे बड़ी 775, उससे छोटी 498, फिर उससे छोटी कौन सी होगी फटाफट बताओ, 361, फिर 159, फिर 149, सॉरी 147, 49 नहीं से 147, यहाँ तो 149 आना चाहिए ना। हाँ सही है, सही है, सही है, 147 आएगा, 147, ओके। अब ये बोल रहा है कि नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरी संख्या के बाएं, दाएं छोर से दूसरी संख्या के बाएं तीसरी संख्या कौन सी होगी, 675, यानी कि 566 वाली। तो मेरा 90 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट फटाफट, वो कितने पे आता है, 15 पे, ये कितना पे आता है 19 पे 4, ये +4 है, ये +5 है, ये कितना है +4 है, ये +4 है, ओके, ये +4 है, ये +4 है, यही तो गलत होगा फिर, क्योंकि इसमें भी +4 होना चाहिए। ए मेरा आंसर, 20 सेकेंड में उड़ा दिया भाई, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं रीजनिंग को, क्योंकि अब इसमें समझाने वाली चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब क्या लॉजिक लग रहा है बस मैं वो बता दूंगा और आप लोग सोल्व कर लेना। अगर मैं इंटू की जगह भाग कर दूं तो क्या, एक बार बताओ, 1/3 बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, तो पॉइंट में आंसर आएगा, ये इनकी पहला ऑप्शन गलत। अगर मैं प्लस की जगह भाग कर दूं
तो सोल्व करके देख लो, 26 हो जाएगा प्लस 26 माइनस 192। यानी कि एक बात तो ये तो बहुत बड़ा चल गया, मुझे 25 से ये गलत। अगर मैं प्लस की जगह माइनस कर दूं तो एक बात बताओ, क्या 3 में 26 का भाग चला जाएगा? यानी कि ये भी गलत। तो अब ये एक आंसर होगा, तो सोल्व करके देख लो। 78 प्लस की जगह इंटू 3 और भाग की जगह 26 माइनस 8 प्लस 24। ये कितनी बार गया? 26 से 3 बार। 9 माइनस 8 प्लस 24, बिल्कुल 33 माइनस 8 कितना हो गया? 25। डी मेरा आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 अंक है जिनके ठीक पहले 5 नहीं है, ठीक बाद में नहीं है? यानी कि 3 होना चाहिए और ना तो आगे 5 होना चाहिए, ना ही बाद में 9 होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ कितने हैं? 3 है तो बाद में 9 है, यानी कि ये तो नहीं होगा। 3 है प्लस आगे 5 है, बाद में 9 है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी बाद में 9 है, ठीक है। ये 3, एक तो ये होगा क्योंकि इसमें ना तो पहले 5 है और बाद में ही ना ही 9 है, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ये होगा 2। और कोई होगा भाई? एक ये भी तो होगा ना, इसमें पहले क्या है? नहीं 5 नहीं है, बाद में 9 नहीं है, इनके 3 संख्याएं होगी भाई, 3। डी मेरा आंसर हो गया। ऐसे 3 संख्याएं ऐसी है, 3 अंक ऐसे है 3 वाले जिनके ठीक पहले ना तो 5 है और ठीक बाद ना ही 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले ना तो ठीक पहले या तो 3 हो या 4 हो, लेकिन ठीक बाद में या तो 8 ना हो और ना भी 9 हो? इनकी 9 भी ना हो और 8 भी ना हो। ओके, समझना मेरी बात को। 5 के पहले 3 या 4 होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें है। 8 और 9 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये गलत हो गया। 5 के पहले 3 या 4 होना चाहिए, ये नहीं होगा। 3 या 4 है और क्या है? 8 और 9 भी नहीं है। इसमें क्या है? 3 और 4 नहीं है, तो एक तो ये हो गया 5। अब समझना, ये 5 और 3 और 4 है, 9 भी नहीं है, 2 हो गए। ये 5 और 3 और 4 है, 8 और 9 नहीं है, 3। ये 5, ये गलत हो गया। इसमें 3 और 4 है, बाद में 9 भी नहीं है। इसमें 5 के बाद 3 प्लस पहले आगे 3 या 4 है, बाद में 9 नहीं है, 8 है 9 नहीं है। तो ऐसी कितनी संख्या होगी? 5। बी मेरा आंसर। यार ऐसे क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग जाता है यार, मतलब हर एक चीज देखनी पड़ती है। आप मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना सकते। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आप शॉर्ट ट्रिक अपना ही नहीं सकते कुछ। एक पुरुष उत्तर की ओर मुख के उत्तर की ओर देख रहा है। ये क्या बोल रहा है? दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं कि ये क्वेश्चन करने के लिए ये तो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, जोड़ लो। क्लॉकवाइज कितने? 180 और 135 कितना हो गया? 215, 215, सॉरी 315। ओके, वामावर्त कितना हो गया? ये 270 है, ये 90 है, 360। यानी कि इन दोनों का अंतर ले लो। कितना? इन दोनों का अंतर 45 है। 45 ज्यादा है, कौन ज्यादा है भाई? वामावर्त ज्यादा है, वामावर्त। यानी कि घड़ी की वाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, यानी कि इस साइड है, ये इस साइड देख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी साइड होगा बताओ? इस साइड जाएगा 45। तो मेरी दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिण, सॉरी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। बस, इसकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है भाई। 1 मिनट यार, 1 सेकंड के लिए मैं, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मॉक को रोक देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, बैटरी खत्म होने वाली है लैपटॉप की। चार लगा लेते हैं, नहीं तो बीच में अटक जाएगा। चलो भाई, अपना चार लग गया, वापस मॉक शुरू करते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में नंदा 22 से 8वें और नंदा 22 से 19वें स्थान पर है। जब नंदा, अच्छा, नंदा 22 से 8वें और चंदा 22 से 19वें पे। जब नंदा और चंदा आपस में स्थान बदल लेते, एक बार बताओ, ये लड़कियां की एक पंक्ति है, नंदा 22 से 8वें स्थान पर है, ओके। चंदा 22 से 19वें स्थान पर, 19वें स्थान पर। ये नंदा है,
ये चंदा है। अब ये क्या बोल रहा है, चंदा और नंदा आपस में बदल लेती है, इधर चंदा जाती है इधर नंदा जाती है। ओके, तो चंदा दाएं से 23वें स्थान पर हो जाती है, ये 23वें स्थान पर हो गई तो ये 23 हो जाएगी, और ये इधर कितना हो जाएगा 30, 7, तो टोटल कितने हो गए 30, 23 प्लस 7 30 आंसर, बस बात खत्म। नेक्स्ट, सभी गोरैया क्या है, मोर है, सभी गोरैया मोर है, मोर। देखो कुछ मोर पक्षी है। ना मुझे आप लोगों को नंबर बताने, क्योंकि मैं एग्जाम तो देने वाला नहीं हूँ, आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ बस, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है नंबर कम आए ज्यादा है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने आऊँ। सभी पक्षी गोरैया है नहीं, कुछ गोरैया पक्षी नहीं है, कुछ गोरैया पक्षी नहीं है। हम कह नहीं सकते गोरैया और पक्षी के बीच संबंध क्या है, नहीं हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो मेरे दोनों अनुसरण गलत है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट लिखो, 2 1 12, ये 15 4 और 5, ये +3 है, ये +3 है, ये +3 है, उल्टा कर रखा है, एक का +3 कितना, डी, जी का +3 जे, 8 18 का +3 21, यानी कि यू जे डी, यू जे डी डी, 17 में डी बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन के पहले और छठवें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए। ओके, तो इस प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान को बदल दिया जाता है, तो आगे भी ऐसे ही बदल दिया जाता है। ओके, ये बोल रहा है कि पहले और सातवें को बदला जाएगा, तो एन आएगा लास्ट में टी आएगा। ओके, फिर ओ, फिर ई, ओके, फिर आई, फिर एल, ओके, फिर एस, और फिर ई, फिर क्या हो जाएगा आई और वी, ये ऐसे कर दिया है इसने, बदल दिया। ओके, अब ये बोल रहा है कौन सा अक्षर दाएं ओर से छठवें अक्षर के बाएं चौथा, दाएं ओर से छठा कौन सा हो गया, आई, आई हो गया। अब इसके बाएं से चौथा कौन सा है, बाएं चौथा 1 2 3 4, इनकी एन, एन होना चाहिए, दाएं ओर से छठे अक्षर के बाएं ओर से चौथा अक्षर एन होना चाहिए, एन, लेकिन एन तो है नहीं। अच्छा, पहले को छठे से बदला है ना, अरे यार उल्टा कर दियो भाई, क्या मिस्टेक कर दिया यार, पहले को छठे से बदला है, तो आई आंसर आ जाएगा, आई, यानी कि दाएं छोर से छठे आई, आई आंसर आएगा, आई आएगा या टी आएगा, मुझे ये पहला वाला ही तो चाहिए था, बस आई मेरा आंसर आ जाएगा। वैसे एक चीज बताऊं, इसको शॉर्ट से भी कर सकते थे ना, कितना ही बदलो, अगर मुझे दाएं छोर से छठे के बाएं चौथा पूछा है तो पहला अक्षर ही आएगा, पहला अक्षर और पहला अक्षर आई आएगा, बात खत्म। इतना सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने दिमाग नहीं लगाया। डी 4 पे, ये 7 पे, 10 पे, 3 पे, 13 पे, 16 पे आएगा, 16 पे क्या है भाई, पी, ये 2 है, ये 4, ये 6, ये 8 है, 10, ये आ गया सी आंसर। इनके बीच 4 का डिफरेंस, इनके बीच 8 का है, तो इनके बीच 16 12 का होना चाहिए, 59, तब 16 का होगा 16, ये 20 का, यानी कि 59 आंसर होगा, 59, 59, 59 नहीं 69, सॉरी, 57 में 12 जोड़ोगे तो 69 होगा ना, 69, मैंने सही तो लिखा था, लिखा गलत था, सही पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन को देखो, कैसे कर सकते हो मेरे भाई इसको, कैसे कर सकते हो बताओ, चलो सोचो सोचो यार सोचो, ये 3 है, ये 8 है, ये 10 है, ये कितना है, 5 का अंतर है, ये 10 का अंतर है, ये 15 का है, ये 20 का है, तो 25 का होना चाहिए कि 78 होना चाहिए, 78, यानी कि ये तो गया। ओके, ए 1 पे, ये 7 पे, ये 6 का अंतर है, ये भी 6 का अंतर है, ये भी 6 का अंतर है, तो ई आएगा बीच में, ई आएगा, ये भी गया ई। ओके, ये 2 है, ये 7 है, ये 14 है, ये 5 का अंतर है, ये 7 का अंतर है, ये 9 का अंतर है, फिर कितने का अंतर है, फिर 11 का अंतर है, तो 13 का अंतर होना चाहिए, 46, ये भी गया, ये लो, सी मेरा आंसर। नेक्स्ट, कोई भी मग बाल्टी नहीं है, कोई भी है ना मग, है ना मग, क्या नहीं है, बाल्टी। ओके, सभी मग कप है, सभी मग,
सॉरी सभी मग है ना, मग मग कप है, कप। ओके। कुछ मग, कुछ कप चम्मच है, चम्मच है, चम्मच। ये बोल रहा है कुछ चम्मच बाल्टी है। एक बात बताओ, क्या हम कह सकते हैं चम्मच और बाल्टी के बीच कोई संबंध है? तो ये तो गलत हो गया। कुछ मग चम्मच है, कुछ मग चम्मच है। क्या हम मग और चम्मच के बीच कोई संबंध बता पा रहे हैं? नहीं। क्योंकि हो सकता है ये हिस्सा काट भी रहा हो सकता है ये हिस्सा यहां से भी आ जा रहा हो, जैसा मैंने बताया। को कुछ कप बाल्टी नहीं है, कुछ कप बाल्टी नहीं है। एक बार बताऊं, कप के अंदर का जितना भी मग का हिस्सा आ गया वो तो बिल्कुल भी बाल्टी नहीं हो सकता है। इनकी कुछ कप बाल्टी नहीं है, इनकी ये बात बिल्कुल सत्य है। इनकी थर्ड ऑप्शन आंसर ओनली 3 अनुसरण करता है। इनकी 22 का क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट। यार तगड़ा दे रखा है यार ये तो। हाँ तो मैथ रीजनिंग काफी अच्छी दे रखी है इसने। यदि दी गई संख्याओं से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से चौथे प्रतीक के बाएं तीसरा प्रतीक। ओके, दाएं छोर से चौथे प्रतीक के बाएं तीसरा प्रतीक, यानी कि कुल मिला के हम 4+3 यानी कि सातवां पूछा है, सातवां अक्षर। बाएं दाएं छोर से सातवां, संख्याओं को हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7, डॉलर डॉलर। 23 में सी, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन। नेक्स्ट। आज तो मुझे लगता है कि सल एनी ब्रिस्टो चिंटू दानी एमिली और फ्रेड नाम के 6 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। चिंटू दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। चिंटू 1 2 3 4 5। यहाँ कौन है? चिंटू। तो 7 लोग हैं टोटल। कितने लोग हैं? 3 और 6 ही है, 6 ही है। ओके, यहाँ बिठा दे। फ्रेड और चिंटू के बीच 3 व्यक्ति है। चिंटू यहाँ है तो फ्रेड क्या होगा? यहाँ भाई फ्रेड यहाँ होगा, तभी 3 व्यक्ति होंगे। ओके। एमिली और एनी जो चिंटू की पड़ोसी नहीं है, कि ठीक एक व्यक्ति बैठा है। अमिली और एनी, देखो इंग्लिश में क्या है ना, चिंटू की पड़ोसी कौन नहीं है बताओ? चलो, एनी, एनी चिंटू की पड़ोसी नहीं है। एक बार बताओ, अगर मैं एनी को यहां दोनों जगह नहीं बिठा सकता, एनी को यहां बिठा दिया तो मुझे फिर मजबूरी है कि एमिली को यहां बिठाना पड़ेगा, जो मैं बिठा नहीं सकता क्योंकि मुझे मेरे बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। तो एनी को कहां बिठाऊंगा? यहां बिठाऊंगा। अब एमिली को यहां बिठाऊंगा तब मेरे बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। ब्रिस्टो और चिंटू पड़ोसी नहीं है, ब्रिस्टो और चिंटू पड़ोसी नहीं है, तो ब्रिस्टो यहां बैठेगा। अब कौन बच गया भाई? एनी हो गया, ब्रिस्टो हो गया, चिंटू हो गया, दानी बच गया, दानी। व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताओ? फटाफट देखो। एमी फ्रेड के बाएं से चौथे स्थान पर है। एमी फ्रेड के बाएं चौथे स्थान नहीं, दूसरे स्थान पर है। ब्रिस्टो फ्रेड के दाएं दूसरे स्थान पर है। ब्रिस्टो किसके? फ्रेड के नहीं, बाएं दूसरा, दाएं नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। फ्रेड और दानी पंक्ति के अंतिम दोनों छोर पर है, बिल्कुल दानी और फ्रेड। मेरा आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 विद्यार्थियों के एग्जाम में करीम शीर्ष से 16वें स्थान पर है, नीचे से स्थान बता दो, फटाफट बता दो। अगर 16वें स्थान पर है तो नीचे कितने लोग होंगे? 33, और इसका स्थान कौन सा हो जाएगा? 34। खत्म। नेक्स्ट। कुछ खाजे मेजे, भाई जो पिछला क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन को फटांक 10 सेकंड में उड़ा दो। कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। क्या नहीं है? कुर्सी नहीं है। कुछ कुर्सी, कुछ खाटे कुर्सियां हैं। अबे खाटे कहां से आ गया यार? अच्छा ये खाजे की नहीं है, ये खाटे है यार। कुछ खाटे कुर्सियां हैं नहीं, केवल, तो ये तो गलत ही हो गया। कोई कुर्सी खाट नहीं है, ये भी गलत हो गया भाई। भाई एक बार बताओ, हमें कोई जानकारी नहीं है इन दोनों के बारे में। खाट और कुर्सी के बीच क्या संबंध है? नहीं पता, नहीं बताया गया ना। कोई भी खाट कुर्सी नहीं है, ये भी गलत हो गया। तीनों गलत हो गए भाई। इसने तो घूम फिरा के इसी के ऊपर दे दिया। हाँ, कोई ये मत सोचना कि आइदर और की कंडीशन लग जाएगी, क्योंकि आइदर और की कंडीशन के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब लगी है आइदर और की कंडीशन। संजय उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है। संजय उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है? 5 चलता है। दाएं मुड़ता है 7 चलता है। बाएं मुड़ता है 3 चलता है। पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर, दक्षिण दक्षिण की ओर 8 चलता है। अब ये बोल रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, 4।
ये 10 हो गया, 4 घटा दिया तो 6 आंसर हो गया भाई, 6। एक बार बताओ, ये पहले ऊपर 5 गया, फिर 3 गया और वापस 8 आया, 5 प्लस 3 8 गया और 8 ही आया, तो बराबर वापस यही आ गया ना। अब ये कितना टोटल पूर्व की ओर 10 गया है और 10 में से 4 वापस आ गया, तो 6 बच गया, 6 मेरा आंसर। मैंने मॉक नंबर 5 में भी ये क्वेश्चन करवाया है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2009 को गुरुवार था, तो 25 दिसंबर 2010 को क्या होगा? एक बार बताओ, अगर एक साल में अगर कोई भी दिन है, अगर 31 दिसंबर को गुरुवार था, तो क्या 365 दिन बाद कितना हो जाएगा बताओ? +1, यानी कि 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा बताओ? शुक्रवार। अगर 21 दिसंबर को शुक्रवार होगा, तो 7 घटा 2 24 दिसंबर को क्या हो जाएगा? 24 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। इसने पूछा कौन सा है, 25 दिसंबर, तो 25 को क्या हो जाएगा? शनिवार। एक साल में अगर मुझे डेट चाहिए, तो एक साल बाद की अगर डेट चाहिए तो +1 करना पड़ेगा। 365 होता है, तो 365 में 7 का भाग दोगे तो एक शेषफल बचता है, इस वजह से ये सिचुएशन बनती है। ABCD चचेरे भाई, ये दो, किसी भी दो चचेरे भाई की उम्र समान नहीं है, परंतु जन्मदिन का समान दिनांक को आता है। ओके, सबसे छोटे वाले की 17 है और सबसे बड़े वाले की 22 है। इनके बीच ही होगी 18, 19, 20 और 21। ये 6 लोग बन गए, 6 लोगों की एज भी मैंने लिख दी। अब ये बोल रहा है कि सबसे बड़ा ई है। ओके, एफ और एफ उम्र में बी और डी के मध्य है, एफ उम्र में बी और डी के मध्य है। ओके, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए है ना बी से बड़ा है। ओके, यहां लिख दिया। सी डी से बड़ा है, सी है ना डी से बड़ा है। अब सी डी से बड़ा है, कहां नहीं पता, कहां है नहीं पता। ओके, कौन सी संभावना संभव नहीं है? ओके, अब समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अब मैं यहां से निकाल कैसे जमा ही नहीं सकता, मेरे बारे में कुछ जानकारी नहीं दी गई। अगर इसमें बोल देता कि दी गई जानकारी अपर्याप्त है, तो वो आंसर हो जाता, लेकिन इसमें वो भी नहीं दे रखा, तो मैं करूंगा क्या? मैंने माना एफ की आयु 18 मान ली। ऑप्शन से उठाऊंगा मैं अब यहां से, जैसे मैथ में ऑप्शन उठाते हैं ना, रीजनिंग में भी ऑप्शन उठाने की नौबत आ गई। देख लो भाई, कुछ भी हो सकता है भाई, इसलिए कहता हूं हर चीज के लिए तैयार हो। मैंने वाला 18 इसकी आयु मान ली, तो बी कहां आ जाएगा? ए, यहां पे एफ मान लिया, तो एक बात बताओ, एफ से नीचे डी आ जाएगा और सी डी से बड़ा कहीं पे होगा, और बी भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, मान लो सी आ जाएगा। यानी कि ये दोनों सिचुएशन, ये सिचुएशन तो मेरी सही बन जाएगी अगर मैं एफ को 18 मान लेता हूं। ओके, यानी कि एफ को 18 मान लूंगा, तो ये मेरी जो सिचुएशन है, जो ये कंडीशन दे रखी है इसने, तो ये मेरी फुलफिल हो जाएगी। ओके, अब समझने की कोशिश करना। मैं वापस देखो, एक तो ये, अब मैं बी लेने की कोशिश करता हूँ। बी, बी ऑप्शन उठाता हूँ। एफ की आयु मान लो मैंने 20 मान ली, ये तो मैंने हटा दिया, इसको तो समझना। ई मेरा पिक्स है, और मेरा कौन सा पिक्स है? कुछ और कुछ पिक्स नहीं है। ओके, अगर मैंने 20 एफ की आयु मान ली, एफ से ऊपर क्या होगा? बी भी होगा और ए भी होगा। एक बार बताओ, तो दो तो मैं रख ही नहीं सकता, 20 के प्लस 2 ऊपर कैसे जा सकते हैं? 20 के ऊपर तो एक ही स्थान खाली है ना, 21। तो ये आंसर मेरा गलत हो गया, ये संभव नहीं है। अगर ये संभव नहीं है, तो बाकी तो भाई फिर मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे आप बाकी दो को भी चेक करके देख लेना, आपका हिसाब बैठ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरा आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा ट्राई करना खुद से भी एक बार। 7 + 1 8 होता है, 8 का ढाई गुना कितना होता है? 2.5, 20। ये 10 होगा, 10 का ढाई गुना कितना होता है? 25। तो ये कितना होगा? 20 का ढाई गुना कितना होता है? कितना होता है? 50। ये आंसर मेरा हो गया ए। यानी कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ा गया है और फिर ढाई गुना से मल्टीप्लाई किया गया है, बस। लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट। भाई मैथ रीजनिंग बहुत प्यारी थी भाई, इसकी बहुत अच्छी मैथ रीजनिंग है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को। विदेश वर्ल्ड में किसको जाना था? वर्ल्ड में किसको जाना जाता? नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, ब्लोसम शावर कहाँ आते हैं बताओ? केरल में, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। निम्नलिखित में से कौन सा 23 मार्च 2025 को मनाए गए मौसम विज्ञान का आधिकारिक विषय था? बताओ भाई, बताओ फटाफट। क्या लगा सकते हैं? मौसम विज्ञान का विषय क्या था इस बार?
मौसम और जलवायु सेवाओं में निवेश, पता नहीं यार क्या था, छोड़ो इसको फिर। अभी जब मॉक मॉक सबमिट करेंगे तब देख लेंगे। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के प्रावधान को निम्नलिखित में से किसमें सौंपा गया है? मातृत्व राहत को ये मैंने पहले भी बताया, किसमें? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में मौलिक अधिकार कौन से हैं? चलो, डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया था बताओ? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कौन कौन से बताओ? 12 से 35 मौलिक अधिकार, 12 से 35 भाग 3 में आते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए अपने को? 6 प्रकार के। क्वेश्चन बार बार आता है। संविधान और आर्थिक अधिकार, ये क्या है भाई? ये तो नहीं है ना। अब देखना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में? भाग 4A में। कौन से अनुच्छेद में? 51A में। मौलिक कर्तव्य को कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था बताओ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य। इसकी सब कमेटी कौन सी थी? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह। एक और चीज बता दो, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, शिक्षा से संबंधित। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मैंने इनके बारे में काफी जानकारी भी दे दी। अब देखो, मकर रेखा को कौन दर्शाता है? पहले तो मैं 4 ऑप्शन बता देता हूं आपको। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या दर्शाता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध को क्या दर्शाता है बताओ? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री को क्या दर्शाता है? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कौन दर्शाता है बताओ? आर्कटिका। आर्कटिक। बस। अब बताओ आंसर क्या होगा? सीधी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। भाई इतना डिटेल में बताता हूं तो आप लोगों को भाई एक कमेंट करना तो बनता है यार, एक मतलब अच्छा मोटिवेशन। ये क्या? अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए हंसा एनजी फ्रिक्शन विमान में किस प्रकार का इंजन का उपयोग किया गया था? नहीं पता भाई। देश की औसत आयु की गणना कैसे की जाती है? सबको पता है। देश की कुल आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दो। औसत कैसे ज्ञात करते हैं? कुल बटे नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ संख्या का जो टोटल अपॉन नंबर ऑफ संख्या है, ऐसे ही करते हैं ना। बस सीधा क्वेश्चन। भारतीय अंग्रेजी इतिहास साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में एक है निशिम एंजिकेल का पहला कविता संग्रह का शीर्षक क्या है? पता नहीं भाई। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में कौन सा नेता था बताओ? मैंने कल ही बताया, महात्मा गांधी। या तो कल बताया परसों बताया, दोनों में से एक दिन बताया था, महात्मा गांधी। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में किस देश ने चौथा स्थान प्राप्त किया? ये रिपोर्ट निकाली गई और चौथे स्थान के बारे में काफी चर्चा में रहा है। कौन सा? डेनमार्क देश। खजुराहो कहाँ है बताओ? खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, सबको पता है। महाबलीपुरम के समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था बताओ? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कौन से शासक थे बताओ? पल्लव वंश के शासक थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। 2025 में दक्षिण चीन सागर को लेकर किन दो देशों के बीच तनाव बढ़ गया और समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई बताओ? अरे खबरों में रहा है भाई बहुत अभी। अमेरिका और ईरान दक्षिणी चीन सागर को लेके। अबे चीन मत कर देना कोई। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो राज्यों में तो केरल का है और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी का है। निम्नलिखित में कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के विरुद्ध? देवगिरी, चलो रामचंद्र किस वंश से संबंधित था? यादव वंश से संबंधित था। यादव वंश से संबंधित। किससे? यादव वंश से संबंधित। बताओ किसने नेतृत्व किया था? मालिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन का सेनापति था ना ये, 1000 दिनार में खरीद के लाया था।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे त्योसांगापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है? नहीं पता भाई। ऑप्शन भी ऑप्शन भी क्या है ना, सारे नॉर्थ के दे रखे हैं। अगर मुझे ये बाकी, सॉरी, वेस्ट के दे रखे हैं। अगर मुझे नॉर्थ या साउथ या वेस्ट के दे रखे होते तो मैं समझ लेता। फिर तो क्या है ना, ये जो नाम है ना, ये क्या है ना, ईस्ट जैसा है, पूर्व जैसा है। ऑप्शन के साथ भी इसने खेला है। अभिनव भारत द सीक्रेट रेवोल्यूशन सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित की गई? तो सबको पता है, वीडी सावरकर। जो अभिनव भारत है ना, वे वीडी सावरकर द्वारा किया गया था। एक बार बताओ, वीडी सावरकर द्वारा एक मित्र मेला भी आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? मित्र मेला। ध्यान रखना। 15 मई 2025 को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के ने केंद्र की किन मामलों से निपटने के लिए समर्पित अदालत स्थापित करने का निर्देश दिया है? ये भाई बाल यौन शोषण से संबंधित। किससे? बाल यौन शोषण से। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है भाई? गुजरात में। भारत यूके एफटीए किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है? नहीं पता भाई, पता नहीं यार। जीके 25 क्वेश्चन है अपने पास, 10 मिनट है, तो थोड़ा सा जल्दी ही करेंगे, मतलब ज्यादा समझाने वाली चीजें नहीं करेंगे। साइंस को सीधा आंसर लिखेंगे, आंसर लगाएंगे सीधा। जहां देखो थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ेगी, मैं जरूर समझाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान और किसी द्रव के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? सबको पता है, बोयल का नियम। बोयल ने नियम कब दिया था? 1862 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोयल ने नियम कब दिया था? ब्रेड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो, वीडियो रोकना है, पहले खुद से सोल्व करना है, खुद से आंसर लगाना है, उसके बाद देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि देखे जा रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो इसका आंसर है सेक्रोमाइसेसिस। सेक्रोमाइसेसिस का एक दूसरा नाम भी होता है बेकर्स येस्ट, इसलिए इसे ब्रेड बनाया जाता है येस्ट से, ठीक है? सेक्रोमाइसेसिस को बेकर्स येस्ट भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी जंतु को उड़ने के काबिल बनाती है? मैंने कितनी बार बताया भाई ये क्वेश्चन। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि जंतुओं को उड़ने के काबिल बनाती है। एड्रिनल किसको? एड्रिनल, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, अधिवक्र। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है? मैं एकमात्र क्या मैग्नीज वो धातु है जो तनु HNO3, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज, मैग्नीज Mn। नेक्स्ट, वह शैवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? ये क्वेश्चन मैंने 2-3 बार बताया है आप लोगों को, और आप लोगों को ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। क्लोरेला। सरसों के तेल का आणविक सूत्र। अरे यार, ये तो सीधा है मेरे भाई। क्या होगा? C4H5NS, बिल्कुल ए आंसर हो जाए। ये किसका फॉर्मूला है? चलो बता दो एक बार। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सरसों का तेल का आणविक जो सूत्र है वह C4H5NS होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, 7वां क्वेश्चन। एक चीज बताओ, कौन सा कथन सत्य है? बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कपड़ों से तेल के दाग हटाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल गलत बात। साबुन में इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोक्साइड का। किसमें? साबुन बनाने में, साबुन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मोम बनाने में किया जाता है। बिल्कुल नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या किया जाता है? बताओ। सीमेंट बनाने में। किसमें? सीमेंट बनाने में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इमारतों की सफेदी में किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? जल से जो बीमारी हो जाती है उसके उपचार में, जल उपचार में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट की समस्याओं के लिए एक दवा के रूप में प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? केवल चौथा सत्य होगा, केवल चौथा सत्य। मैंने बाकी 3 के आंसर भी बता दिया आपने। निम्नलिखित यौगिकों के लिए बताओ आयनिक यौगिक कौन से? एक बार बताओ, आयनिक यौगिक जिनमें कोई बंध नहीं होता।
सिंगल बॉन्ड। और इनमें क्या है, इसमें सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक, यानी कि सहसंयोजक बंध है, इसमें भी सहसंयोजक बंध है। तो यानी कि सहसंयोजक यौगिक, ये दोनों तो सहसंयोजक यौगिक होंगे। तो अपने को पूछा क्या, आयनिक यौगिक, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ए और डी, ये आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता, बिल्कुल, लवण होता है, प्रोटीन होता है, हार्मोन होता है, अपाचित भोजन नहीं होता, अपाचित भोजन नहीं होता, सी मेरा आंसर। ये तो कर सकते थे आप, या वैसे भी सोच समझ के। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सबको पता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बच्चे बच्चे को पता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबको पता है भाई, कौन सी है, लीवर, लीवर भाई लीवर, बी, इसने जिगरा लिख दिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं, बताओ कौन से होते हैं, ब्रोमीन और पारा। ये क्या है ना, कमरे सामान्य तापमान पर या कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किसका निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर है। धारावाही पर चालक पर लगने वाला बल की दिशा, सी। मैंने पिछली बार जब ये मॉक करवाया था तो ये क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें क्या है, मैंने ये गलत कर दिया था। तो मैं एक बार जो चीज गलत हो गई वो तो दोबारा गलत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। चलो मैं बाएं हाथ के नियम बताता हूं आप लोगों को। बाएं हाथ के नियम में क्या होता है ना, कि नियम में क्या है ना, जो अंगूठा है ना, अंगूठा, एक तो अंगूठा होता है, एक तर्जनी होती है, इनकी बीच की उंगली, जिसे आप किसी की निंदा करते हो उंगली करके, बीच वाली एक मध्यमा होती है, सॉरी तर्जनी तो ये होती है जिसे आप मे आई गो टू टॉयलेट कहते हो, चट्टी उंगली। अंगूठा क्या बताता है, बल की दिशा। तर्जनी क्या बताती है, चुंबकीय दिशा। और मध्यमा धारा की दिशा, जो बीच की उंगली होती है, धारा की दिशा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। धातु अम्ल अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताओ भाई कौन सी गैस उत्पन्न होती है। सबको पता है, धातु अम्ल अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस, जो धातु अम्ल अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस। फ्यूज के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और पिघल जाता है, सबको पता है, सबको पता है। फ्यूज बल्ब में होता है, एक बात देखना, बल्ब आपका 1 घंटे तक जल रहा है ना, बल्ब को थोड़ी देर में गर्म हो जाता है, लेकिन आप जब उसके अंदर का जो फिलामेंट होता है ना, वो जब जैसे ही लाइट जाती है ना, वो थोड़ी देर में ठंडा भी हो जाता है, मतलब वो पिघल जाता है या कम ये हो जाता है। चांदी को चांदी की वस्तुएं देखो, मेरा जो, मैं कहता हूं कि थोड़ा सा बताने का तरीका एक टीचर जैसा नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करना, मैं जीके नहीं पढ़ाता भाई, इसलिए क्या ना, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो समझने की, बस मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश किया करो जीके में। और जो बिल्कुल लॉजिक वन लाइनर क्वेश्चन है तो वो तो मैं तो बता ही देता हूँ आप लोगों को। चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर काली हो जाती है, बताओ क्या जम जाता है, Ag2S, सल्फर की परत जम जाती है। मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन करता है, अभी बताया, यकृत, पित्त का उत्पादन यकृत करता है, मैंने कितनी बार बता चुका मैं ये। जीके सीधी, साइंस सीधी है आज थोड़ी सी। निम्नलिखित में पशुओं की कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, सबको पता है, क्या अनुपस्थित होता है, बताओ, बता दो मेरे भाई, नहीं बताओगे, चलो मैं ही बता देता हूं। कोशिका भित्ति किसमें होती है, ये पशु कोशिका में होती है नहीं, जंतु कोशिका में होती है नहीं। राइबोसोम, बिल्कुल राइबोसोम होता है। लवक होता है नहीं, कोशिका झिल्ली होती है, यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों नहीं होते, सी आंसर मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें अपघटन पर सी ए ओ और क्या CO2 का उत्पादन कहाँ होता है, सबको पता है, बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। चूना पत्थर, चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, यहीं से तो CO निकला, अब देख लो, इसको जोड़ लो, सी ए, ये रहा,
ओ ये रहा CO3, बस खत्म। मेरा क्या हो गया, सी आंसर। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण में क्या का मान क्या होता है, बताओ चलो। कुछ भी कर लो, उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो समान रहता है। क्या रहता है भाई, समान। किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो मैं ये पहले भी बता चुका हूं, बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। अच्छा, बैंगनी रंग की मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूं, आज आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यानी कि जो बढ़ती हुई क्या है ना, आवर्ती और घटती हुई तरंग दैर्ध्य के बारे में कौन सी। अब देखो, मैं एक ट्रिक लिखता हूं, रिच मैन इन विक्टोरिया। क्या रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। रिच का क्या होता है, रेडियो वेव्स। एम का मतलब माइक्रोवेव्स, इनका मतलब इंफ्रेड। इंग्लिश में मुझे इसका पूरा मतलब नहीं होता। वी का मतलब विजिबल, यू का मतलब अल्ट्रावायलेट, एक्स का मतलब एक्सरे, जी का मतलब गामा किरण। अब देखो ये चीजें मैंने लिखी है ना, अगर इससे इधर जाओगे ना तो आपका, इससे इधर जाओगे तो आपकी जो क्या बढ़ेगी, इंक्रीजिंग आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। यानी कि इससे इधर जाओगे, यानी कि सबसे कम रेडियो की होगी, फिर माइक्रो की होगी, फिर ये होगी, और सबसे ज्यादा क्या होगी रेडियो की, वेवलेंथ, यानी कि डिक्रीजिंग वेवलेंथ। भाई जिसको नहीं पता ये लिख लेना मेरे भाई, बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये। यानी कि सबसे ज्यादा रेडियो की वेवलेंथ होगी, सबसे कम गामा की, फ्रीक्वेंसी सबसे कम रेडियो की, सबसे ज्यादा गामा की, बस। बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलो इसी के साथ टाइम भी खत्म हो जाता है। अब जो क्वेश्चन रह गए उनको मैं बता दूंगा। 5वीं रैंक आई अपनी, तो ये देखो, ये क्या है ना, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी आए। अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हुए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने रिपीटेड क्वेश्चन आए, इसलिए क्या नंबर आ भी जाते हैं। और एक चीज अभी देखो, कितने लोगों ने दिया है, 5000 बच्चों ने दिया है, इसलिए 5000 बच्चों ने दिया है, क्या दिया है, एग्जाम, इस वजह से अब धीरे धीरे बच्चे देंगे, बढ़ते जाएंगे। जब तक मैं नेक्स्ट, हाँ कुछ लोग बोलते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चलो बाद में बता दूंगा, वो चीज मैं बाद में बता दूंगा। इनकरेक्ट प्लस अन अटेम्प्ट, हम भूमध्य सागर से उत्तरी ध्रुव की हो जाते तो जी का मान क्या होता है, अगर समान नहीं रहता ना तो फिर बढ़ता है भाई, बढ़ता ही है, 100% बढ़ेगा फिर। सी मेरा आंसर। एड्रिनल बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि में आयोडीन होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ। बिल्कुल गलत बात है, यानी कि ये तो गलत हो गया। आयोडीन की कमी से मनुष्य में गंगा रोग होता है, बिल्कुल सही है। आयोडीन को अग्नाशय से स्रावित किया जाता है, नहीं। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 सही, कहां है भाई, डी। नेक्स्ट, हट जा मेरे भाई। कॉफी जैसे पेय पदार्थों और यहां तक कि कुछ खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला साइकोएक्टिव यौगिक कैफीन एक क्या है, बताओ। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुका आप लोगों को, नहीं बताया मैंने यार, ये क्वेश्चन तो मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ यार। लेकिन जहां तक मुझे याद है ना, इसका आंसर गवानोसिस होना चाहिए, एडेनोसिन। जो कैफीन है ना, वो एडोनिसिस अभिग्राहिक विरोधी है। एक बार आप खुद से पढ़ना, अगर नहीं आता है तो लिख लेना इस क्वेश्चन को। एक ड्रम को निर्वात में बजाने पर उसे नहीं सुना जा सकता, इसका कारण क्या है, बताओ। एक सीधा सा क्वेश्चन, क्योंकि सबको पता है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं करती। मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बताओ। कौन सा हिस्सा नहीं है, बताओ। सबको पता है उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा क्या है, गुर्दा भी है, मूत्राशय भी है, मूत्र मार्ग भी है, जिगर यानी कि लीवर नहीं है, लीवर। तो एबीसी होगा, एबीसी।
नेक्स्ट, मैथमेटिक्स पूरी सही है भाई अपनी। अब रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन बच जाते हैं। ओके, तो रीजनिंग का ये क्वेश्चन है यार, इसको बताने का मन नहीं कर रहा मेरा बिल्कुल भी। ये बहुत बेकार सा क्वेश्चन है यार, लेकिन बताना तो पड़ेगा आप लोगों को यार, नहीं तो फिर आप सीखोगे कैसे। दोनों कंपनियों में आय बराबर थी। ओके, 2019 में दोनों कंपनियों में आय बराबर थी। ओके, मैंने मान लिया ए और बी दोनों कंपनियों में आय बराबर थी। 2019 में कंपनी ओ और कंपनी बी के व्यय का अनुपात। एक बार बताओ, अपने को दे क्या रखा है, प्रतिशत। ये लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ओके, 2019 में 2019 में लाभ कितना हुआ, बी को 40%, और सी ए को कितना, बी को तो 40% का लाभ हुआ और ए को कितने प्रतिशत का हुआ, 30% का। ओके, ये इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट दोनों को। ओके, अब एक चीज बताना, ये बोल रहा है कि 2019 में दोनों कंपनियों की आयु बराबर थी। ओके, अगर दोनों कंपनियों की आयु बराबर थी, समझना मेरी बात को, यानी कि 10 अगर मेरा बी का क्या रहा होगा, 5, इसको 2/5 लिख सकता हूँ, 7 मेरा विक्रय मूल्य रहा होगा, इनकी मेरी आय रही होगी, और ये मेरा सीपी रहा होगा। इसके अनुसार 13 ये रहा होगा, 10 ये रहा होगा, यानी कि एसपी यानी कि मेरी आय ये रही होगी और मेरा खर्चा ये रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। इनकी इसको खर्चा भी लिख सकते हैं, सीपी मतलब खर्चा होता है, एसपी मतलब उसकी आय होती है। ओके, एक चीज बताओ, लाभ कैसे निकाला जाता है, आय में से खर्च घटा दो, जो बचा वही लाभ होगा। तो ये बात बिल्कुल यहां से ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। अब पूछा क्या है, सबसे इसने बोला है कि एक चीज बोली है इसने, देखना मेरी बात को समझना, दोनों की आय बराबर है। एक बात बताओ, इसकी 13 है, इसकी 7 है, एक की 13 एक की 7 है, तो आय इसने बराबर बोली है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। बी की आय 91 हो जाएगी, तो खर्च मेरा कितना हो जाएगा, 65। और ए की आय अगर मैंने 91 आय हो गई, तो खर्च मेरा कितना हो जाएगा, 70। अब मेरा बताओ, एक तरफ 65 खर्च है, एक तरफ 70 खर्च है, यानी कि ए कितना खर्च कर रहा है, 70 खर्च कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 65। तो मेरी क्या क्या रेशो हो जाएगा, 14:13। सी आंसर। क्या बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है, बताओ। इसको उस टाइम करवाता तो भाई ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेता। एक बेहतरीन क्वेश्चन, दोबारा देखना, समझ में ना आया हो तो। एक मैंने सिंपल वे में समझाया है आपको, ऐसा मतलब इसमें तो देखो क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें ये पता नहीं क्या क्या दे रखा है, ये फॉर्मूले, लेकिन मैंने बिल्कुल सीधे और सिंपल वे में आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में मौसम विज्ञान का आधिकारिक वर्ष विषय क्या है, बताओ। एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना याद होना चाहिए आपको। अप्रैल 2025 में लॉन्च किए गए हंसा एनजी विमान परीक्षण का इंजन का उपयोग रोटेक्स 912 ISC ये इंजन था भाई। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक है निशिल एजिकेल का पहला कविता संग्रह का शीर्षक क्या था, बताओ भाई। ए टाइम ऑफ चेंज, ए टाइम ऑफ चेंज, मैंने तो तुक्का लगाया है वैसे ही, ए टाइम ऑफ चेंज है भाई। अच्छा, दक्षिण चीन सागर को लेकर किन दो देशों के बीच में, तो फिर चीन फिलीपींस ही होगा। मैं भी बुद्धि मारी गई थी, मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा था कि चीन, चीन समझ के चीन मत लगा देना आंसर, और मैंने ही गलत कर दिया। चीन ही समझ के चीन आंसर ही लगाना था, दक्षिण चीन सागर मतलब चीन। तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी चाहता हूँ भाई, क्षमा चाहता हूँ यार, मुझे नहीं पता था ये ऐसे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, भाई ये होता है, कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जो त्योसंगापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है, तो गलदान नामचोट। 19वां 20वां क्वेश्चन, किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है यूके एफटीए को, बताओ। 2026 तक। तो इसी के साथ आपके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए।
अब देखो एक चीज बताता हूँ, अभी जो एग्जाम चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम आ रहा है। आप 80 प्लस नंबर ले आओ या 80 प्लस अटेम्प्ट कर दो, आपके सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। 70% जो एग्जाम आ रहा है ना, वो इन्हीं मॉक जैसा सेम आ रहा है। और मैथ रीजनिंग तो 90% इन्हीं से आ रही है, इन्हीं मॉकों से जो मैंने करवाया है। तो भाई अगर मैं कहता हूँ कि अगर 70 क्वेश्चन, अगर 65 क्वेश्चन भी अगर आपके इसमें से आ रहे हैं ना इन मॉक से, तो आपको 10-15 क्वेश्चन तो आपकी मेहनत होगी ना भाई, थोड़ी थोड़ी तो की होगी ना। अगर पढ़ा है आप लोगों ने, रिवीजन मारा है, तो फिर 10-15-20 क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हो। मैं एक्चुअल में इस मॉक को ही नहीं करवाता, मैं मॉक के अलावा भी जो सारी चीजें हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्टिव नॉलेज क्या क्या है, मैं तो जीके को भी बताता हूँ, मैथ को भी बताता हूँ। मैंने मैथ के दो दो तरीके बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एग्जाम में कैसे करना है बेसिक बताता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ भाई। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये मैथ में आपको 42 मिनट लग गए 25 क्वेश्चन सोल्व करने में, तो इसी वजह से लगता है क्योंकि मैं बेसिक भी बताता हूँ और ट्रिक भी बताता हूँ। बस मैं मल्टीप्लाई भी बताता हूँ और मैं ऑप्शन एलिमिनेशन भी बताता हूँ, मैं ऑप्शन से सोल्व करना भी बताता हूँ। बस सब कुछ तो बताता हूँ यार आपको। आपको डिजिटल सम भी, सम से सोल्व करना नहीं बताता, सिर्फ इकाई अंक से भी बताता हूँ, ठीक है, यूनिट डिजिट से भी बता। तो चलो भाई, इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, तब तक जिन लोगों का पेपर हो गया है वो कमेंट कर सकते हैं कैसा रहा उनका पेपर, और हमें हमारे यहाँ चैनल से कितना फायदा मिला, ठीक है। और जिन लोगों का आगे पेपर है वो लोग बिल्कुल बेझिझक पेपर इन क्वेश्चन को देखिए और कमेंट करके बताइए किस डेट को आपका पेपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो काफी लंबा तो नहीं हो गया ना, कितने 1 मिनट 41 मिनट का वीडियो होगा, चलो इतना तो बनता है।